हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीबैगर्स के ऊपर। मल्टीबैगर्स होते क्या है, कौन से सेक्टर में वो हमें मिलते हैं, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर्स, कैसे हमें उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें इन्वेस्टेड रहना है और कैसे मल्टीबैगर्स के थ्रू हम मोटा पैसा इस शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 की स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसकी हेल्प लेके आप मल्टीबैगर्स को ढूंढ सकते हो और सस्टेनेबल तरीके की तरफ से आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली तो ये चीज़ है, हमें समझना होगा कि मल्टीबैगर्स होता क्या है। तो मल्टीबैगर्स ऐसे स्टॉक होते हैं जो 100 रुपीज़ का, मान लो कि कोई स्टॉक है, वो 500 चला जाए, 1000, 2000, 4000 हो जाए। मतलब कोई भी स्टॉक 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना हो जाए तो उसे मल्टीबैगर्स कहते हैं। मतलब वो अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी टाइम्स रिटर्न्स देते हैं, ना कि एक बार दो बार, मतलब मल्टी टाइम 5 से ज़्यादा गुना अपने को वो शेयर के रिटर्न देते हैं। तो मोटा मोटी एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस स्टॉक में, तो अगर वो मल्टीबैगर हो गया तो हमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हम जो कंपाउंडिंग की थ्योरी के बात करते हैं तो हमें उसमें मल्टीबैगर्स में मिलते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक है जो हिस्ट्री में हमें मल्टीबैगर्स दे चुके हैं? तो सबसे बड़ा नाम आता है टाइटन का। तो आप अगर देखोगे, टाइटन ने कुछ 1100 गुना टाइटन बढ़ा है पिछले कुछ 20 सालों में। इसीलिए वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, बढ़ते बढ़ते मिड कैप हो गई और बाद में जाके लार्ज कैप बनी। तो टाइटन ने बहुत अच्छे तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को बढ़ाया, अलग अलग सेगमेंट में गए, आईवेयर्स में गए, वो घड़ी बेचते हैं, वो तनिष्क में गए, तनिष्क को डिस्ट्रीब्यूशन गेम खेला, पूरे इंडिया में पैन इंडिया स्प्रेड आउट किया, मार्जिन अच्छा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है, इसीलिए टाइटन मल्टीबैगर बना। सेम कहानी बजाज फाइनेंस के ऊपर, एक एनबीएफसी, एक लेंडिंग कंपनी जो बजाज ग्रुप का हिस्सा थी, मार्केट में आई, लैंड करना शुरू कर दिया, 30% से 7 या 8 साल कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एसेट क्वालिटी को ग्रो किया, एसेट क्वालिटी को अच्छा बनाया। एसेट क्वालिटी इतना अच्छा बनाया है कि मतलब बजाज फाइनेंस के अलावा कोई नाम ही नहीं दिखता है लेंडिंग वर्ल्ड में। कोविड के समय में बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी क्योंकि बहुत सारा बंद था, उसके बाद बावजूद भी रिटर्न अच्छे कमाए पिछले 3-4 सालों में बजाज फाइनेंस ने। और एक मल्टीबैगर्स आप सभी को पता है, वो है आइशर मोटर। रॉयल इनफील्ड का नाम तो आपने सुना होगा। तो रॉयल इनफील्ड किस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ हुई रॉयल इनफील्ड की, बहुत सारी गाड़ियाँ बिकी। जब वो शुरुआत हुई थी 50,000 गाड़ी उन्होंने बिकी थी, बिकना शुरुआत की थी, लेकिन 3-4 सालों में वही 50,000 की बिक्री उन्हें 8 लाख गाड़ियों के ऊपर लेके गए थे रॉयल इनफील्ड की। तो इसकी वजह से 5-6 सालों में रॉयल इनफील्ड ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। और एक नाम याद आता है, पेज इंडस्ट्रीज़। 2009 से लेके 2015 तक लगभग 30-40 गुना ये स्टॉक हुआ। क्या है, जॉकी की फ्रेंचाइजी है उनके पास, और रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छा काम किया, मैनेजमेंट अच्छी है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती थी और आरओई अच्छा था, सेल्स ग्रोथ अच्छी थी, ऑपरेटिंग लिवरेज अच्छा था। इसकी वजह से स्टॉक मल्टी टाइम्स रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका। और एक नाम आता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एक टायर बनाती है, एक्सपोर्ट मार्केट में उनका बिजनेस चलता है और वो बड़े टायर जो यूरोप के खेतों में लगते हैं तो वो बनाती है। एक्सपोर्ट रिलेटेड होने की वजह से बहुत अच्छा उसको मार्जिन अच्छा है उस सेगमेंट में, उस कंपनी में, जिसकी तौर पे कुछ 10-12 टाइम्स वो स्टॉक बढ़ा है। एच डी एफ सी बैंक शुरुआत हुई थी 100 रुपीज़ पे था, अभी 1700 रुपये तक एच डी एफ सी बैंक है। जब ये शिफ्ट हुआ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग से प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो एच डी एफ सी एक अकेला बड़ा हाथी बन गया इस सेगमेंट में। ऑब्वियसली ICICI एंड एक्सिस टू फॉलोड, बट HDFC इज ऑल्सो इन अ मल्टीबैगर्स रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। तो ऐसे होते हैं मल्टीबैगर्स। तो हम समझते हैं कि अगले आने वाले सालों में कैसे हम अपने मल्टीबैगर्स को फाइंड करें या उसको किस तरीके से देखें। तो आपको एक समझना पड़ेगा कि मल्टीबैगर्स को स्टॉक में बनने के लिए उसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अर्निंग्स ग्रोथ, एंड अर्निंग्स ग्रोथ। विदाउट अर्निंग्स ग्रोथ कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर्स नहीं बनता है। मैं अर्निंग ग्रोथ बोलता हूँ, इसका मतलब है उसमें सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज होना चाहिए। मतलब सेल्स से ज़्यादा अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है
तो वो अच्छा है। मतलब 3-4 साल तक सेल्स की ग्रोथ 25-30% से ऊपर होनी चाहिए, प्रॉफिट की ग्रोथ भी उतनी होनी चाहिए। अगर वो अर्निंग ग्रोथ 30% CAGR से कंटिन्यूस 5-6 साल दे रहा है, तब वो स्टॉक माना जाएगा कि वो मल्टी बैगर्स कैटेगरी में आता है, या उसे थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है मल्टी बैगर्स में, वो है PE, प्राइस अर्निंग रेशो। कोई भी मल्टी बैगर्स का स्टॉक है, वो सस्ते PE पे अगर आपने ले लिया, मान लो कि आपने 3 के PE पर कोई स्टॉक ले लिया और मान लो कि वो 10 हो गया या 20 हो गया, तो आपको PE एक्सपांशन मिलता है। तो कोई भी स्टॉक आपको अगर PE एक्सपांशन मिलता है तो वो स्टॉक भी मल्टी बैगर्स होता है। मैं इसको बहुत आसान से शब्दों में समझाना चाहूँगा। मार्केट प्राइस ऑफ एनी स्टॉक इज़ इक्वल टू EPS इंटू PE। EPS हो गई आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स PE, प्राइस अर्निंग रेशियो, इज इक्वल टू 100। अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का है और उसकी EPS 4 की है और उसका PE अगर 25 का है, तो वो स्टॉक की प्राइस आपको चार्ट में 100 दिखेगी मोटा मोटी। तो अगर ये 100 है, ये 100 को अगर 1000 होना है, तो इसमें EPS की ग्रोथ भी होनी चाहिए और इसमें PE की ग्रोथ भी होनी चाहिए। अगर 100 रुपीज़ के स्टॉक में PE का एक्सपांशन 25 से 50 हो जाता है और अगर उसकी EPS 8 हो जाती है, तो 8 इंटू 50 400, स्टॉक था 100, अभी स्टॉक हो जाएगा 400। तो ऑब्वियसली ये ड्यूरेशन में होता है 2 साल 3 साल में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी ग्रोथ हो, YOY उसकी ग्रोथ हो 30% से ज़्यादा ग्रोथ हो, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो, तो इस वजह से हमें वो स्टॉक 400 भी दिखेगा। और आगे उसकी EPS बड़ी, 10 की EPS हो गई और उसका PE हो गया 100, तो स्टॉक हो गया 1000, तो मतलब 10 टाइम्स रिटर्न दिया, मतलब 100 का स्टॉक हो गया 1000 का स्टॉक हो गया, तो आपको 10 टाइम्स उसके रिटर्न मिल गए। शेयर मार्केट की भाषा में उसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। अगर कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ है और उस स्टॉक में PE का एक्सपांशन हो रहा है, तो आपको वो विजिबिलिटी, वो स्टॉक आपको मल्टी बैगर्स कैटेगरी में शामिल करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है PE एक्सपांशन और PE कॉन्ट्रैक्शन का, बुल और बियर मार्केट करके, आप उसको ज़रूर देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्यों मल्टी बैगर मोस्ट ऑफ द टाइम बुल मार्केट में होते हैं। बिकॉज बुल मार्केट इज़ अ फिनोमिना ऑफ PE एक्सपांशन। जब किसी में PE का एक्सपांशन हो जाता है बुल मार्केट में, तो और उसकी EPS हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देता है, मतलब वो कई गुना से बढ़ता है। बियर मार्केट आ जाता है तो PE का कॉन्ट्रैक्शन होता है, EPS बढ़ता है, तो स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो सिंगल इंजन की सरकार होगी। हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, PE का एक्सपांशन भी चाहिए और EPS की ग्रोथ भी चाहिए। अगर आपके स्टॉक में ये 2 चीज़ें हैं तो आपका स्टॉक अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली आपके बिजनेस को भी ट्रैक करना है। और एक खासियत होती है मल्टी बैगर्स स्टॉक के कैटेगरी में कि उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसकी बात ले लो, टाइटन की बात ले लो। टाइटन जब उसने तनिष्क स्टार्ट किया तो उसने एक ही जगह पे स्टार्ट किया और पूरे इंडिया में तनिष्क के स्टोर खोले। अगर मान लो टाइटन के एक स्टोर से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और उसने अगर जाके 100 स्टोर खोल दिए, तो उसका जो प्रॉफिट है तो वैसे ही बढ़ने वाला है। और आपकी तो पता है, जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, तो स्टॉक प्राइस अपने आप बढ़ेगा। तो यही मॉडल था। आपके मल्टी बैगर में वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए, आपके इसमें वैल्यू ग्रोथ भी होनी चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ मतलब मान लो कि अगर कोई भी ऑटो मेकिंग कंपनी है, मान लो कि टेस्ला हो, अगर वो 10 गाड़ियाँ आज बेचती है इलेक्ट्रिकल कार सेगमेंट में, आगे जाके वो 1000 गाड़ियाँ बेचेगी। अगर वो 1 लाख रुपए एक गाड़ी में प्रॉफिट बना रही है, अगर वो 1000 गाड़ियों में मल्टीप्लाई आप करो, उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगी। मतलब कोई भी स्टॉक अगर आपकी वॉल्यूम की ग्रोथ दे रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स यू सोल्ड इन द मार्केट इज गेटिंग इंक्रीज एवरी ईयर ऑन ईयर, तब आपको फ़ायदा होता है और वो मल्टी बैगर कैटेगरी में चला जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कि वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप मान लो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर कोई साबुन वो बेच रहा है, ठीक है, वो 5 रुपये में पहले बेचता था, वो वही साबुन आगे जाके वो 6 रुपये में बेचेगा, वही साबुन 7 रुपये में बेचेगा, वही साबुन 8 रुपये में बेचेगा। इससे क्या होता है, आप धीरे 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 उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हो।
लेकिन जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो उस चीज़ को उसी क्वांटिटी में ले रहा है, तो आपको क्या मार्जिन का एक्सपांशन मिला, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट उतना बड़ा नहीं है, मतलब आपको मार्जिन का एक्सपांशन मिला, आपको इसमें ग्रॉस मार्जिन मिलता है। ग्रॉस मार्जिन किसी भी बिजनेस में अच्छा होता है उस बिजनेस में जहाँ पर लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है। जहाँ पर आपका लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो तो आपको अच्छा ग्रॉस मार्जिन मिलेगा। जब आपको अच्छा ग्रॉस मार्जिन मिलेगा तब आपकी वैल्यू ग्रोथ हो जाएगी। तो किसी भी बिजनेस में अगर वॉल्यूम की ग्रोथ है और वैल्यू की ग्रोथ है, इन दोनों ग्रोथ कोई भी स्टॉक में हो तो वो मल्टीबैगर कहलाया जाता है, कि वो खासियत होती है मल्टीबैगर्स की, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी होता है और वैल्यू ग्रोथ भी होती है। ठीक है। और एक बात होती है मल्टीबैगर्स की कि वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। मतलब आप जो धंधा कर रहे हो वो उसमें स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। नाउ कंबशन इंजन का जो ट्रेंड है वो कम होके, मतलब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद होके हम इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो कौन सी भी ऐसी कंपनियां हो जो इस सेगमेंट में काम कर रही है, उनको ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्केट है, क्योंकि हर एक बंदा इलेक्ट्रिकल कार को पसंद कर रहा है और इलेक्ट्रिकल कार आगे का फ्यूचर बनते जा रहा है। तो ठीक है, तो स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल एआई में चैट जीपीटी आप मान लो, अगर कल जाके चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आता है, बोलता है कि मेरे चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपको $30 देने पड़ेंगे पर मंथ, और आप उसको ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है। हर एक बंदे को चैट जीपीटी चाहिए और आपको अभी वो फ्री दे रहे हैं, आगे जाके वो सब्सक्रिप्शन मॉडल करेंगे तो भी आपको बहुत सारा फायदा उसमें मिलेगा, और उस केस में आपका स्टॉक जो है मल्टीबैगर रिटर्न में जाता है। ठीक है। और एक बात होती है, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल होना चाहिए वहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा होना चाहिए। भले ही वो प्रॉफिट निगेटिव करती हो, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आप अगर देखोगे, अमेज़ॉन को वो इफ़ यू टेक एनी परचेसेस ऑन द अमेज़ॉन यू हैव टू पे अपफ्रंट। आपने पैसा दिया, उसने आपको माल डिलीवर किया, लेकिन वो पैसा अमेज़ॉन लेता है और अपने सप्लायर को वो 90 डेज़ के बाद देता है। मतलब मान लो कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने कोई शर्ट खरीदा, तो अमेज़ॉन आपसे पैसा तो लेता है अपफ्रंट, लेकिन वो अपने सप्लायर को 90 डेज़ के बाद देता है। तो इससे क्या होता है कि उसके हाथ में वो पैसा आ जाता है, यही पैसा वो अपने क्लाउड बिजनेस में लगाता है और क्लाउड बिजनेस को ग्रो करता है। अमेज़ॉन का मार्जिन जो है उस बिजनेस का बहुत ही कम है और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कैश जनरेटिंग मशीन है। तो कैश उसके हाथ में आता है ऑपरेशन से, उसी कैश को वो यूज़ करता है। तो मल्टी बैगर स्टॉक वैसे ही होते हैं जहाँ पर उसका कैश है। अगर आपके पास कैश है, उस कैश को आप यूज़ कर सकते हो, आपके हाथ से पैसा डालना आपको नहीं पड़ता है। ठीक है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, और जितना कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो उतनी आपके बिजनेस में वो आपकी लागत बढ़ेगी और आपका एक्सपांशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए अमेज़ॉन मल्टीबैगर्स के लिए और एक होता है कि फर्स्ट एंट्री मूवर्स होने चाहिए। कोई भी बिजनेस में फर्स्ट एंट्री मूवर्स जो होता है तो मल्टीबैगर्स कैटेगरी में बहुत जल्दी चले जाता है। मैं एक एग्जांपल देता है, माइक्रोसॉफ्ट जब पहले स्टार्ट हुआ था तो वो पहला मूवर था। बिल गेट ने शुरुआत तो की थी, लेकिन वो पहला था। तो जब कोई पहला होता है तो उसके फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, वो अपने बिजनेस को आगे आगे ग्रो करता रहता है, और जब तक बाकी लोग उसी बिजनेस मॉडल को कॉपी पेस्ट करके उस बिजनेस में उतरे तब तक वो बहुत ही आगे निकल चुका होता है। तो इसीलिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसी को होता है। जोमेटो की बात आप कर लो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पहले उसने शुरुआत की और पूरे मार्केट को कैच किया। हालांकि वो निगेटिव ईबिटा थी, अभी पॉजिटिव में बदल रही है। तो इसी हिसाब से फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है उस कंपनी के पास अगर चला जाता है जो अपने कंपनी को ग्रो भी करने में लगा रहता है, और वो अपना ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से खींचता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई है, अमेज़ॉन की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की बात हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक बात होती है मल्टीबैगर्स रिटर्न स्टॉक को ढूंढने के लिए कि उसका मैनेजमेंट जो है वो तगड़ा होना चाहिए। मतलब कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट में एक प्रकार की भूख होनी चाहिए अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए। अगर मैनेजमेंट के सीईओ अब वो खुद चाहता है कि मेरी कंपनी अगले 10 सालों में मतलब $1 बिलियन बन जाएगी, अभी इतना करती है, तो आपको वो कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी। आपको उस कंपनी में प्रॉफिट और सेल्स को ट्रैक करना पड़ेगा, और जो वो सीईओ कहता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है या एग्जीक्यूट नहीं करता है, उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता है तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम।
मैनेजमेंट क्यों अच्छा हो जाता है? क्योंकि आपकी सेल्स ग्रोथ हो जाएगी, आपका पी एक्सपांशन हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई फ्रॉड निकल जाए तो आप उस शेयर में अटके रहोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो मल्टीबैगर्स रिटर्न कैटेगरी में चला जाएगा। और कौन से भी मल्टीबैगर्स रिटर्न में वो मल्टीबैगर जो स्टॉक है वो मल्टीबैगर भी हो सकता है, क्योंकि अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो बहुत सारा उधार लेता है, बहुत सारा कर्जा वो लेता है, और वो कर्जा लेके अपने कंपनी को वो बढ़ा रहा होता है। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कितना डेथ में है, कितना उस डेथ को चुका रहा है, कितना उसको कमा रहा है। सो यू नीड टू ट्रैक अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड इट्स डेथ और उसका कैश उसमें कितना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई है। जैसे मैंने कहा, स्केल होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई भी कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज है, जो मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ सेल्स की ग्रोथ से ज़्यादा है, तब वो मल्टीबैगर रिटर्न बनने के लायक हो जाता है। और एक बात होती है कि कोई भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में बहुत अच्छा काम करती है। मतलब मान लो कि ट्रेंड का एग्जांपल मैं देता हूँ। ट्रेंड शुरुआत हुई थी एक पॉइंट से, अभी पूरे इंडिया में फैल चुका है। उन्होंने ज़ुडियो लाया, वो एक जगह पे शुरुआत हुई, अभी पूरे इंडिया में पैन इंडिया उसको प्रोसेस कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अगर मान लो कि एक स्टोर से 10 लाख रुपए का बिजनेस आ रहा है, तो 100 अगर कोई कैटेगरीज है, मतलब 100 शहर है, उसमें जाके वो अगर अपनी ब्रांचेस खोलता है तो उसको उतना ही पैसा उसमें से आता है, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन गेम जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपको ये बिज़नेस ट्रैक करना पड़ेगा कि वो अपने कितने सेल स्टोर खोल रहा है, अपने कितने एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कितना कैपेक्स कर रहा है, कितनी उसमें भूख है, कितना वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी बिजनेस में अगर वो कहता है कि मेरी 30% की गाइडेंस आने वाली है आगे आने वाले 2 सालों में, लेकिन आपको ये ट्रैक करना होगा जो उसने कहा है, या वो एग्जीक्यूट करता है या वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो एग्जीक्यूट करता है तो अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा समरी के ऊपर आता हूँ कि मल्टीबैगर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। 5 की स्ट्रैटेजी। पहले, उसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए, वो बिजनेस मॉडल में ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज़, डबल इंजन की सरकार, उसके केस में पीई का एक्सपांशन होना चाहिए और ईपीएस की ग्रोथ होनी चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कैगर 30% कैगर से बढ़नी चाहिए, तभी वो मल्टीबैगर होगा। तीसरी चीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, मतलब वो जितना भी धंधा करता है वहाँ से उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन आना चाहिए। विदाउट कैश फ्रॉम ऑपरेशन वो बिजनेस नहीं अच्छा सस्टेनेबली कर सकता, क्योंकि उसके केस में आपको डेथ बहुत लेना पड़ता है। चौथी चीज़, उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को एग्जीक्यूट करता है ओवर लॉन्ग पीरियड में, तो वो मल्टीबैगर रिटर्न में होना चाहिए, मल्टीबैगर रिटर्न होनी चाहिए। और पांचवी चीज़, उसमें सेल्स की ग्रोथ तगड़ी होनी चाहिए। सेल्स इज़ द किंग। सेल्स की ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि कर्जा लेके, मतलब एक नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ 30% के अगर से उसकी सेल्स की ग्रोथ बढ़नी चाहिए। ये 5 अगर चीज़ें आपके कोई स्टॉक में है तो वो मल्टीबैगर्स है। आपको ये स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको ऐसे स्टॉक करने पड़ेंगे जो इन 5 कैटेगरी में आता है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। If you want to have any suggestions, or if you want to need something on any of the input on this one, तो चलो आज के वीडियो को इसमें समेटते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।